श्री राधेश्याम शर्मा जी। इनका जन्म 25 अगस्त 1968 को गोरखपुर जनपद के ग्राम रसेत में हुआ। सेल्फ स्टडी इनका पैशन है। कठिन से कठिन विषयों को सरल रूप से लोगों को समझाना भी इनकी एक कला है। शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उर्वा बाजार से इन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से इन्होंने बीएससी किया। उन्नीस में इन्होंने कोल इंडिया में सर्विस ज्वाइन करी और तब से लेकर अभी तक वहीं कार्यरत हैं। जहां ये अपने काम को बहुत खुशी से और संलग्न होकर करते हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। 1989 में मेरी नौकरी हुई कोल माइंस में और उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी करते रहा। सेल्फ स्टडी मेरा एक पैशन है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। थोड़ा ही सही, लेकिन मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। इस क्रम में मैं उपनिषद, रामचरितमानस, ज्योतिष के कई पुस्तकें और मेडिकल साइंस, एक्यूप्रेशर आदि की बहुत सारी पुस्तकों का मैं स्वाध्याय किया। आयुर्वेद के अध्ययन के समय चरक संहिता में मैं पाया कि उसमें जगह जगह सिंपोजियम का उल्लेख है, जिसमें अलग अलग विषयों के विद्वानों को या एक ही विषय के अलग अलग ब्रांचेस के विद्वानों को बुला करके उनके विद्वता का परिचय लिया जाता था। वे लोग अपना स्पीच देते थे। जब सभी लोग अपना अपना विषय प्रस्तुत कर लेते थे, तब एक एक्सपर्ट होते थे जो उन सभी के विचारों में, सभी के ज्ञान में समन्वय कराते थे। उदाहरण के लिए एक सिंपोजियम में वात, पित्त और कफ इन तीनों के विद्वान आए। उन्होंने विद्वान ने वात की विशेषताओं को प्रस्तुत किया, पित्त के विद्वान ने पित्त के विशेषताओं को प्रस्तुत किया, कफ के विद्वान ने कफ की विशेषताओं को प्रस्तुत किया। फिर उसकी अध्यक्षता करते हुए पुनर्वसु आत्रेय उनमें तीनों ही धाराओं में अपना समन्वय कराए। अब चूँकि वह परंपरा बंद हो गई है, इसलिए समाज में विभिन्न विचारधाराओं में के अनुयायियों में, विभिन्न विषयों के विद्वानों में बिखराव दिख रहा है और उस बिखराव का परिणाम जो है समाज को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि इसके कारण जो है लोग एक दूसरे के विचारों को सुनना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के विचारों को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपसी बेईमानी बढ़ते जा रहा है और समाज का आपसी तालमेल और सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इस कमी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब इस काम को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। फिर इस परंपरा को शुरू करने के लिए काफ़ी ज्ञान की आवश्यकता थी और जिसके लिए मैं फिर उस पैशन को स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बहुत सारे विषयों को अध्ययन करना था। अध्ययन करते 8-10 साल के करीब अध्ययन करने के बाद में सन 2000 में मैं अब कुछ लिखा था और कुछ लिख करके ले गया बनारस में एक मेरे मित्र थे, उन्होंने एक प्रोफेसर से मुझे मिलवाया। वो प्रोफेसर से जब मैं मिला तो उन्होंने जब मेरा परिचय पूछा तो मैं कहा कि मैं कोल माइंस में काम करता हूँ, उड़ीसा से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कोल माइंस में काम करते हैं और रिसर्च का भी काम कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ कैसे कर पाएंगे? या तो आप रिसर्च काम करिए या फिर कोल माइंस की सर्विस करिए। तो मैं कहा सर, कोल माइंस की नौकरी तो फिलहाल ज़रूरी है और ये अध्ययन मेरा पैशन है, तो दोनों फिलहाल छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। तो इसके बाद चाय पिला करके उन्होंने विदा कर दिया और मेरी बात सुननी सुनी। उसके बाद जो मेरे मित्र थे जिन्होंने उनके पास भेजा था, पुनः उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एक और प्रोफेसर हैं, उनसे मिल लीजिए कल सुबह, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने उनका पता दे करके मुझे सवेरे भेजा।
जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनके घर के ड्राइंग रूम को देख करके मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो था, हेगड़ेवार का था, महात्मा गांधी का था, साथ में ही राहुल द्रविड़ का भी फ़ोटो लगा हुआ था। जब मैं कॉल बेल दिया तो वो निकल करके आए, तो उन्होंने पूछा क्या है, तो मैं बताया कि मैं उड़ीसा से आया हूँ और कोल माइंस में काम करता हूँ तथा कुछ लिखा हूँ आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, खड़े खड़े कहा कि सुनाइए। मैं पहला पैराग्राफ जब सुनाया उन्हें तो बोले ठहरिए, आप इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई में चले गए हैं इस सब्जेक्ट में, और ये आप इस सब्जेक्ट को ही बदल सकते हैं, आप बैठिए मैं आता हूँ। उसके बाद वो गए घर के अंदर और चाय नाश्ता लेकर के आए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक मेरी बातें सुनी और काफ़ी मार्गदर्शन करने के बाद मुझे विदा किया और कहा कि जब इधर आएँ गोरखपुर अपने घर तो मुझसे भी मिला करें। उसके बाद हर 6 महीने में 4 महीने में जब भी गोरखपुर गांव जाना होता था, मैं बनारस भी उनसे मिल लिया करता था। उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स और साथी प्रोफेसरों से मुझसे मिलवाया तथा उनसे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा। उसके बाद जिस जिस विषय के प्रोफेसर की ज़रूरत होती थी उनका नाम पता फ़ोन नंबर दे करके मुझसे कहते कि आप जाइए वहाँ और उनसे मिल लीजिए, और मैं जा करके अपना मार्गदर्शन ले लेता था। इसी क्रम में एक बार उन्होंने नारायण किंजो वाडेकर जी से मिलाया। नारायण किंजो वाडेकर जी से ने कहा कि मैं आपका मार्गदर्शन ठीक से नहीं कर पाऊँगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, BHU IIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD रहे हैं, उनसे मिलवाता हूँ, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। जब मैं BHU के पूर्व मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूर्व HOD प्रोफेसर बिशन किशोर गुप्ता जी से जब मिला, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा कि ठीक है बेटा, तुम कोल माइंस में नौकरी करते हो, बहुत अच्छे से नौकरी करो, अपनी ड्यूटी को खूब ईमानदारी से निभाओ, अपने परिवार का बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से करो, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ, साथ में स्वाध्याय भी जारी रखो, और जब कभी इधर आना हो तो मुझसे भी मिल लिया करो। मैं ऐसा करते गया। 2 से 3 मीटिंग के बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मैं कहा कि ज़रूर कहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है और इसको साइंस में मत इस्तेमाल करो, साइंस के लिए उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत आगे काम कर चुके हैं, तुम अध्यात्म की ओर जाओ, अध्यात्म में तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। और उसके बाद मैं उनकी बात को मान लिया और मैं अध्यात्म के अध्ययन की ओर उन्मुख हो गया। इसी बीच मेरा परिचय रामाश्रम सत्संग के उड़ीसा प्रांत के आचार्य श्री गणेश प्रसाद सिंह से हुई। गणेश प्रसाद सिंह उस समय मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे, अभी उनका प्रमोशन हो चुका है और अभी फ़िलहाल भी वो सर्विस में ही हैं। तो उनके सानिध्य में मैं ध्यान और साधनाएं सीखा और उनके प्रवचन से, उनके किताबों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। धीरे धीरे मैं अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करते गया और अपने घर में भी पूजा करते रहा। उसी साधना के समय आज्ञा चक्र में स्थित शंकर जी के तीसरे नेत्र के बारे में मेरा परिचय हुआ और मैंने फिर उसका अध्ययन चालू किया, उसकी डिकोडिंग की और उसमें जो चांद और तारा रहता है साथ में, उसमें तारे के सापेक्ष चांद की कई मोशंस का मैंने स्टडी किया और उस स्टडी से मैं पाया कि इसी के माध्यम से ही इससे जो उत्पन्न वाइब्रेशंस के पैटर्न्स हैं अलग अलग, उनका उपयोग धार्मिक साधनाओं, धार्मिक पद्धतियों और सिविलाइजेशंस के विकास में हुआ है। और यह चीज़ जो है मेरे लिए बहुत ही इनकरेजिंग रही कि इसको लेकर के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप किसी भी धर्म के, साधना के, सिविलाइजेशन की उत्पत्ति के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अब यह वाइब्रेशंस के स्टडी की ऐसी इंजीनियरिंग की कला मेरे पास आ गई जो कि सिंगल पॉइंट से आप सारे धर्मों की सभ्यताओं के उत्पत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। तो जब एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है तो कॉमन कॉन्सेप्ट, कॉमन फिलॉसफी, कॉमन बेसिक्स उसमें नज़र आ रहे हैं। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की डिकोडिंग के समय मैं विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं की उत्पत्ति को, इंजीनियरिंग को समझा। तब मुझे लगा
कि यहाँ से विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न सभ्यताओं में टेक्निकल संवाद की उस प्राचीन परंपरा को, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्योंकि बिना टेक्निकल और इंजीनियरिंग के आधार पर अध्ययन की जो विचारधाराओं के आधार पर जो संवाद होता है उसमें कहीं कोई समन्वय आज तक बन नहीं पाया है। इसलिए इंजीनियरिंग का जब आधार पर जब संवाद करेंगे तो समन्वय बन सकता है। यहीं से विभिन्न सभ्यताओं में संवाद की परिकल्पना मेरे दिमाग में आई। उसके बाद सभ्यताओं में संवाद के गणितीय स्वरूप नामक पुस्तक के लिखने की परिकल्पना मेरे दिमाग में आई और मैंने शुरू किया, और यह पुस्तक आज आपके सामने है, जिसे प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में 7 चैप्टर हैं। हर चैप्टर पर अलग अलग वीडियो बना करके आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा और उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। मेरे YouTube चैनल का यह पहला वीडियो है। अगर इसमें आपको आगे जो है बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। आपको ऐसी ऐसी बातें जानने में आएंगी जो पहले कभी कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई हैं। इसलिए इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और निश्चित रूप से इसमें जो जानकारी मिलेगी वो आपके चिंतन धारा, विचारधारा को के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक होगी। एक विश्व शांति के आधारभूत परिकल्पना को पुनर्जीवित करेगी। आप सभी का धन्यवाद।